साहिल जब गाड़ी के अंदर आया तो देखा अंबर वहां डरी सहमी बैठी हुई थी। अंबर, उन लोगों ने जाते वक्त हमारी गाड़ी खराब कर दी। हम इस गाड़ी से अभी यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। मैं फ़ोन ट्राई कर रहा था पर किसी ने उठाया नहीं और नेटवर्क भी स्टेबल नहीं है। अगर कोई कॉल बैक करेगा तो उन्हें बुला लूँगा, पर तब तक हमें वेट करना पड़ेगा, साहिल ने उसे बताया। अंबर, जो पहले से ही डरी हुई थी, ये सुनकर और भी ज़्यादा घबरा गई और रोने लगी। अंबर यार प्लीज, रोने से कुछ नहीं होगा, प्लीज शांत हो जाओ और हिम्मत रखो, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। और तुम इतनी रात को हॉस्टल से निकली ही क्यों थी? साहिल ने पूछा तो उसने रोते हुए उसे सारी बात बता दी। साहिल ने एक नज़र उसके मासूम से चेहरे पर डाली, जो अपनी दोस्त की तकलीफ के खातिर इतना बड़ा खतरा मोल ले चुकी थी। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम पीछे की सीट पर जाकर आराम से लेट जाओ। कोशिश करना कि तुम्हें नींद आ जाए। अपनी आंखें जोर से बंद कर लेना और कुछ भी मत सोचना। मैं यहीं तुम्हारे पास बैठा हूँ, सो डोंट वरी, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। हम जल्दी ही निकल जाएंगे यहाँ से, ठीक है? अंबर ने टॉर्च की रोशनी से साहिल के चेहरे को गौर से देखा। कितना हमदर्द लग रहा था वो उसे उस वक्त। उसने उसकी जान और इज्जत दोनों बचाई थी। वो कैसे ना उस पर भरोसा करती। अंबर को डर तो लग रहा था, क्योंकि उस घने जंगल के बीचों बीच एक गुप्त अंधेरी सड़क पर वो साहिल के साथ अकेली थी और बैटरी निकल जाने की वजह से गाड़ी में भी अंधेरा था। सिर्फ साहिल के फ़ोन की रोशनी थी, पर उसे भी ज़्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, वरना डिस्चार्ज होने की सूरत में कोई भी मदद मिलनी नामुमकिन थी। वो साहिल के कहने पर चुपचाप जाकर पीछे की सीट पर बैठ गई। वो अभी भी डर से कांप रही थी। कुछ देर पहले जो उसके साथ हो सकता था, उसे सोचकर भी उसकी रूह कांप जाती थी। एक कोने में सिमटी हुई वो ये सब सोचते सोचते थकान के कारण कुछ ही देर में नींद में चली गई कि तभी सियार और जानवरों की भयानक आवाज़ें और डरावने ख्वाब की वजह से वो चीख कर उठ गई और उसने लपक कर आगे की सीट पर बैठे साहिल की बाहें कसकर पकड़ लीं। अंबर, हम गाड़ी के अंदर सेफ हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मत ध्यान दो आवाज़ों पर। साहिल उसे तसल्ली दे रहा था, पर उस वक्त अंबर पर जैसे किसी बात का असर नहीं हो रहा था। वो उसकी बाजुओं में डर से अपना चेहरा छुपाती जा रही थी। अच्छा परेशान मत हो, मैं पीछे आता हूँ। और साहिल दरवाज़ा खोलकर पीछे अंबर के पास आकर बैठ गया। देखो अब मैं यहीं हूँ, अब प्लीज शांत हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। साहिल ने एक बार फिर उसके कंधों को थपथपाते हुए दिलासा दिया। वो अंबर को दिलासा तो दे रहा था, पर इस सिचुएशन ने उसके भी होश उड़ा रखे थे। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ था कि उसे खुद कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था वहां से निकलने का, और ऊपर से अंबर का बार बार डर से उसके सीने से लग जाना उसे बेचैन कर जाता था, क्योंकि अपनी टी शर्ट तो उसने अंबर को पहना दी थी और अब वो सिर्फ जीन्स पहने हुए उसके इतने करीब बैठा था, इसलिए वो भी बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। रात धीरे धीरे गुजरती जा रही थी। साहिल ने कई बार अपने फ़ोन से कॉल करने की कोशिश की, पर कभी नेटवर्क नहीं मिल रहा था, और अगर कॉल लग भी रही थी तो आवाज़ की प्रॉब्लम थी, तो किसी को अपने बारे में बता नहीं पा रहा था। धीरे धीरे उसका फ़ोन भी डेड होने की कगार पर पहुंच चुका था, और अंबर का फ़ोन तो पहले ही उन लोगों ने फेंक दिया था। अंबर दम साधे चुपचाप खिड़की के पास बैठी हुई थी। शुरू में तो वो डर की वजह से साहिल के पास छुप जा रही थी, पर वक्त गुजरने के साथ उसने अपनी उस हालत पर काबू पा लिया था। वो अब साहिल के बारे में सोच रही थी। पिछले 2 सालों में उसने बस साहिल से बेपनाह नफरत की थी, उसकी हर बात को गलत समझा था। पर बीते कुछ दिनों में जिस तरह साहिल के अलग अलग पहलू उसके सामने आए थे, वो उसे लेकर खुद हैरान थी। उसे आज तक साहिल के लिए अपनी सोच पर अफसोस हो रहा था। वो क्यों उससे इतनी बदगुमान रही थी। आज उसे हर बात पर शर्मिंदगी हो रही थी। अंबर अपनी सोचों में गुम थी कि तभी उसे महसूस हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसकी गाड़ी के पास घूम रहा था। अपने शीशे के सामने परछाई देखकर वो दोबारा से सहम गई और चीख मारते हुए साहिल की तरफ लपकी और उसे जोरों से पकड़ लिया। अंबर रिलैक्स, गाड़ी अंदर से बंद है, तुम आराम से बैठो, मैं हूं ना यहाँ पर, उसने उसे समझाया।
पर अंबर इतना डर गई थी कि वो उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसने बस साहिल में खुद को छुपा लिया था। साहिल को अपने सीने से टकराती अंबर की गर्म सांसें और उसके होठों का लम्स अब बेचैन करने लगा था। उसने तुरंत ही उसके चारों तरफ से अपने हाथों के घेरे को ढीला कर दिया। अंबर, संभालो खुद को और प्लीज मुझसे थोड़ा दूर रहो, कहते हुए उसने अंबर के कंधों को पकड़कर खुद से अलग किया। उसकी बातों को महसूस करके अंबर ने हल्का सा अपना चेहरा ऊपर उठाया। चांद की हल्की रोशनी में वो उसे ठीक से तो नहीं देख पा रही थी, पर वो अपने चेहरे के पास साहिल की सांसों को साफ महसूस कर सकती थी। उसकी सांसों की महक उस लम्हे अंबर को अपने अंदर उतरती हुई महसूस हो रही थी। एक नशा सा था जो उसे साहिल की तरफ खींच रहा था। अंबर ने जैसे ही अपना चेहरा उसके करीब किया, साहिल ने तुरंत उसके बालों में अपनी उंगलियां फंसाकर उसे वहीं रोक दिया। अंबर, मुझे आजमाओ मत, मैं इतना मजबूत नहीं हूँ और ये तुम पहले भी देख चुकी हो। मैं एक बार फिर से अपने ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं चाहता, साहिल ने तड़प कर कहा और उसके बालों को अपने हाथों से आज़ाद करते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसकी बातों से अंबर को अपना वो थप्पड़ याद आ गया जो उसने किस करने पर साहिल को मारा था। एक अजीब सा एहसास जुर्म था जिसने उसकी आंखों को आंसुओं से भर दिया। उसके आंसू छलक कर साहिल की हथेलियों पर जा गिरे। साहिल ने खुद को उसकी तरफ मोड़ते हुए अपने हाथों से उसके चेहरे को थाम लिया। अंबर, प्लीज मत रो यार, क्या हुआ है तुम्हें? अच्छा बताओ, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए जिससे तुम चुप हो जाओ? साहिल ने बेबस होकर पूछा। बस उस दिन के लिए मुझे माफ़ कर दो साहिल, मैं जानती हूँ सब गलती तुम्हारी नहीं थी। मुझे अपनी गलती छुपाने के लिए तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। आई एम सॉरी, कहते हुए अंबर ने उसके करीब जाकर उसके होठों को अपने होठों के गिरफ्त में ले लिया। ये इतना अचानक हुआ कि साहिल चाहकर भी उस लम्हे के सुरूर से खुद को अलग नहीं कर पाया और धीरे धीरे उसके हाथों ने अंबर की पीठ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और वो बस उसके एहसासों में कहीं खोता चला गया। ये माहौल का असर था या शायद दोनों के दिल में छुपी इतने दिनों की तड़प थी जो आज अपने अंजाम पर पहुंच रही थी। रात गुजरने के साथ ही जब सुबह की पहली किरण ने उनके चेहरे को छुआ तो उन दोनों की नींद खुली। साहिल ने एकदम से अपने आसपास देखा तो गुजरी रात का हर लम्हा एक एक करके उसे याद आता गया। वो हड़बड़ाहट में गाड़ी से बाहर आ गया। सिट, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अफसोस से उसने अपने पैरों को गाड़ी के टायर पर दे मारा। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? नहीं, मैं ऋषभ को धोखा नहीं दे सकता था। उफ, उसने परेशान होकर आसमान की तरफ देखा। साहिल की हिम्मत नहीं हो रही थी अंबर से नजरें मिलाने की और उधर अंबर भी ऐसी ही कैफियत का शिकार हो गई थी। वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। साहिल ने एक नज़र खुद पर डाली, फिर गाड़ी की डिग्गी खोलकर कुछ ढूंढने लगा। तभी उसकी नज़र वहां पड़ी, अपनी एक पुरानी टी शर्ट पर पड़ी जो उसने गाड़ी को कभी कभार साफ करने के लिए रखा हुआ था। उसने उसे निकालकर झाड़ा और फिर पहन लिया। उसने दोबारा से अपना फ़ोन ऑन किया। नेटवर्क अभी भी नहीं था, पर सुबह हो गई थी इसलिए दो गाड़ियां नजर आने लगी थीं और संजोग से उन्हें एक गाड़ी ने लिफ्ट भी दे दिया। वो दोनों पूरे रास्ते खामोशी से बैठे रहे। फिर साहिल ने अंबर को हॉस्टल गेट पर छोड़ा और उससे बिना कुछ कहे उसी कार में बैठकर अपने फ्लैट पर आ गया। उस वक्त उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न था। उसे रह रहकर खुद पर शर्मिंदगी हो रही थी। वो जल्दी से अपने कमरे में आया और बेजान शरीर के साथ अपने बिस्तर पर गिर पड़ा। एक तूफान था जो उसके अंदर उठ रहा था। अंबर जब रूम में आई तो सोनल वहाँ नहीं थी। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो सोनल के बारे में पता कर सके। वो बस अकेले रहना चाहती थी। उसने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और दीवार के एक कोने से लगकर बैठ गई। सिर्फ एक रात ने उसे और उसकी दुनिया को बदल कर रख दिया था। वो पूरी तरह से हिल गई थी, बस चीखें मारकर रोना चाहती थी। कई घंटों तक वो यूं ही निढाल होकर रोती रही। अब वो चाहकर भी अपनी जिंदगी के उस पन्ने को नहीं फाड़ सकती थी, पर आज उसे साहिल से कोई शिकायत नहीं थी। वो बस अपने आप से नाराज थी। उस रात सोनल का दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स को
कॉल कर दी गई थी और वो उसे अगले दिन आकर अपने साथ ले गए थे। उस रात के बाद से अंबर ने यूनिवर्सिटी जाना बहुत कम कर दिया था। एग्जाम शुरू होने वाले थे, जिसकी वजह से क्लासेस भी लगभग खत्म हो गई थी और अंबर ने खुद भी अपने आप को एक खोल में समेट लिया था। कई दिनों तक उसके जहन में वो सारे लम्हे घूमते रहे थे। हेलो, अंबर ने कई रिंग के बाद अपना फ़ोन उठाया था। क्या यार अंबर, कितनी पढ़ाई करनी है तुम्हें? पता है आज पूरे 10 दिन हो गए हैं तुम्हें देखे हुए। आज तो कैंप्स आ जाओ ना, फिर सेमेस्टर शुरू हो जाएंगे और मुझे भी बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। ऋषभ ने कहा, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा ऋषभ, सॉरी, फिर किसी दिन मिलते हैं ना। अंबर ने बुझी सी आवाज में कहा। वो अभी भी ऋषभ को फेस करने के लिए तैयार नहीं थी। अंबर, कोई बात है क्या? काफ़ी दिन से देख रहा हूँ कि तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। ना तो पहले की तरह तुरंत मेरा फ़ोन पिक करती हो और ना ही अब मिलने के लिए तैयार हो। क्या हुआ है तुम्हें? आखिर क्यों इतने बहाने बना रही हो? ऋषभ ने नाराज़गी से कहा। उसकी बात सुनकर अंबर के दिल में कुछ टूट रहा था। शायद ऋषभ का भरोसा जो वो उस पर करता था और जिसे अंबर ने ना चाहते हुए भी तोड़ दिया था, वो खुद अपने दिल की हालत नहीं समझ पा रही थी तो ऋषभ को क्या बताती। उस दिन जो हुआ उसे ऋषभ से कह देने की हिम्मत उसके अंदर नहीं थी, इसलिए उसने खुद को संभालते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है ऋषभ, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रही, बस पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और सोनल भी चली गई है, इसलिए कंबाइन स्टडी भी नहीं हो पा रही, सब अकेले ही करना पड़ रहा है। तुम ही बताओ यार, और क्या बात होगी? मैं क्यों तुम्हें इग्नोर करूंगी? उसने ऋषभ को शांत करने के लिए कहा। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं कैंप्स में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। आज बस मुझे तुमसे मिलना है और अब तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगा मैं। अगर नहीं आई तो फिर मनाती रहना मुझे, ऋषभ ने पूरे हक से कहा। तो अंबर उसे चाह कर भी मना नहीं कर पाई। थोड़ी देर बाद अंबर ना चाहते हुए भी यूनिवर्सिटी कैंप आ गई। वो अच्छे से जानती थी कि ऋषभ उसे कहाँ मिलेगा और अगले ही पल उसके कदम ऋषभ के डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ गए। वो उस तरफ जा तो ऋषभ से मिलने रही थी, पर न जाने क्यों उसकी आंखों में एक बेचैनी सी थी जो किसी और को ढूंढ रही थी। वो अपने दिल की इस तड़प पे खुद हैरान थी। किसी चेहरे को देखने की ख्वाहिश में 4 कदम का फासला भी अंबर को मीलों का फासला लग रहा था कि तभी उसे कुछ दूर पर सीढ़ियों पर बैठा वो चेहरा नजर आ गया। आखिर उसके दिल में उस शख्स को देखकर वो सुकून उतर आया था जो अंबर के लिए मोहब्बत का पैमाना था। वो इतने दिनों से जिस आग में जल रही थी, आज साहिल को सामने पाकर उसकी तपिश में कुछ कमी आ गई थी। वो चुंबक की तरह बस उसकी तरफ खिंचती हुई उसके बिल्कुल सामने खड़ी हो गई और बिना कुछ कहे उसे देखने लगी। कुछ पल बाद किसी की नज़रों के हिसार में खुद को महसूस कर साहिल ने सर उठाकर सामने देखा तो थोड़ी देर तक वो बस अपने सामने खड़ी अंबर को देखता ही रह गया, पर जल्द ही वो उसकी आंखों के सहर से आज़ाद हो गया। साहिल ने अपना बैग समेटा और वहां से जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। साहिल, अंबर ने उसे पीछे से आवाज़ दी। वो उसकी तरफ पलटा। हाँ बोलो, कुछ काम था तुम्हें मुझसे, उसने बहुत ही रूखेपन से कहा। तो अंबर उसकी आंखों में आई अजनबियत को बस देखती रह गई। नहीं, कुछ काम नहीं था, मैं तो बस। अंबर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, और इससे पहले कि वो कुछ कहती साहिल तेज कदमों से वहां से चला गया। अंबर बस उसे जाते हुए देखती रह गई। ना जाने क्यों उसकी आंखों में नमी आ गई थी जिसे उसने साफ किया और इस सब की तरफ बढ़ गई। बहाने ढूंढती है बात करने के तुझसे, पर जाने क्यों आंखें चुराता है तू मुझसे। मुझसे है कोई शिकायत या शिकवा है खुद से, तेरी आंखों में तेरे दिल का हाल दिखता है, तू भी मुझे मेरी ही तरह बेहाल दिखता है। कुछ दिन बाद एग्जाम शुरू हो गए थे। हर कोई अपनी पढ़ाई में व्यस्त था। हर गुजरते दिन के साथ अंबर की बेसुकूनी बढ़ती जा रही थी। अब तक सोनल भी वापस आ गई थी। अंबर अब बस पेपर देने कैंप्स जाती थी और उसके बाद बिना एक पल गवाए अपने रूम पर वापस आ जाती थी। ऋषभ उससे पूछ पूछ कर थक गया था, पर हर बार उसका एक ही बहाना होता था कि वो एग्जाम की वजह से बिजी है और उसे वक्त नहीं दे पा रही। और दूसरी तरफ साहिल ने तो उसके सामने ही आना छोड़ दिया था। अगर कभी वो आते जाते उसे नज़र भी आ जाती तो वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता था।
वो पहले भी अंबर का दोस्त नहीं था और अब तो इतना अजनबी हो गया था कि जैसे उसे पहचानता ही ना हो। और उसकी यही बेरुखी दिन पर दिन अंबर के दिल को कचोट रही थी। साहिल के लिए वो जो कुछ भी महसूस करने लगी थी उसका मतलब वो जानती थी। ये वही जज्बा था, वही तड़प थी जिसे वो झुठलाना चाहती थी पर बेबस थी। और दूसरी तरफ साहिल उसे खुद के करीब आने और बात करने का भी एक मौका नहीं दे रहा था। उस रात के बाद पूरे 1 महीने बीत गए थे। अब अंबर का साहिल से बात करना जरूरी हो गया था। बहुत कुछ था जो वो उसे बताना चाहती थी। अपने पेपर्स देने के बाद आज वो ऋषभ के बिना बुलाए ही उससे मिलने आ गई थी। ऋषभ, आज तुम्हारा लास्ट प्रैक्टिकल है ना? अंबर ने उससे पूछा। हाँ यार, फाइनली अब इस बीटेक से जान छूटेगी मेरी, ऋषभ ने एक सुकून की सांस लेते हुए कहा। अंबर के दिल दिमाग में उस वक्त कुछ और चल रहा था। उसने यूं ही ऋषभ से पूछा, वो तुम्हारा दोस्त साहिल कहाँ है? आजकल दिखाई नहीं देता तुम्हारे साथ। उसकी तो पूछो ही मत, बैठा होगा क्लासरूम में। आजकल उसे पढ़ाई का कुछ ज़्यादा ही भूत सवार हो गया है। घंटों वहाँ बैठकर पढ़ता रहता है। अभी भी वहीं झक मार रहा होगा। पर तुम्हें आज उसकी याद कैसे आ गई? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? साहिल के जिक्र पर ऋषभ ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखकर कहा, बस ऐसे ही पूछ लिया यार। क्यों, तुम भी तो मुझसे कभी कभार सोनल के बारे में पूछ लेते हो, तो मैंने भी पूछ लिया, अंबर ने खुद का बचाव करते हुए कहा। तो ऋषभ बस मुस्कुराकर रह गया। अच्छा, तुम अपनी तैयारी करो, मुझे लाइब्रेरी में कुछ काम है, उसके बाद मैं हॉस्टल निकल जाऊंगी। अंबर ने उसे बहाना बनाया और वहां से उठकर आ गई। साहिल क्लासरूम में बैठकर अपनी प्रैक्टिकल फाइल अपडेट कर रहा था जब दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ ने उसका ध्यान खींचा। उसने नज़रें उठाकर उस तरफ देखा और अवाक रह गया। ये क्या कर रही हो तुम? उसने अंबर को दरवाज़ा अंदर से बंद करते हुए देखकर पूछा। साहिल, मुझे बात करनी है तुमसे, उसने कहा। पर यह क्या तरीका है बात करने का? दरवाज़ा खोलो तुम। साहिल ने वहां आकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो अंबर आकर उसके सामने खड़ी हो गई। तुमने बस मेरे पास बात करने का यही तरीका छोड़ा था, अंबर ने कहा। पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, हटो दरवाजे पर से, साहिल ने गुस्से से कहा। अगर मैं हट गई तो तुम फिर चले जाओगे। साहिल, मेरा तुमसे बात करना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ एक बार आराम से मेरी बात सुन लो, अंबर ने कहा। अच्छा बोलो, क्या कहना है तुम्हें, पर प्लीज जरा जल्दी, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, साहिल ने अपनी घड़ी देखते हुए बेजारी से कहा। तो अंबर उसके थोड़ा करीब आ गई। बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो इतने दिनों से? अंबर ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। इसका जवाब तुम मुझसे बेहतर जानती हो, फिर इस सवाल का क्या मतलब है? साहिल ने गुस्से से कहा। तो क्या तुम्हारे लिए उन सब बातों की कोई अहमियत नहीं थी? तुमने एक बार भी मुझसे मेरा हाल नहीं पूछा, ये नहीं जानना चाहा कि मैं क्या महसूस करती हूँ? क्या उस रात के बाद से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा? अंबर ने बेचैनी से उसके चेहरे को देखकर पूछा। हाँ, पड़ा था मुझे फर्क। कई दिन तक इसी गिल्ट में जीता रहा कि अपने दोस्त को धोखा दे दिया है मैंने, उस दोस्त को जिसने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, जो मुझ पर अंधा एतबार करता है। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अपनी ही नज़रों में गिर गया हूँ मैं, उसका सामना करने तक की हिम्मत नहीं है मुझ में। पर अब क्या कर सकता हूँ, समझा लिया है मैंने खुद को। और तुम भी प्लीज़ इस बात को खींचना बंद करो, छोड़ दो मेरा पीछा। क्यों आ जाती हो बार बार मेरे सामने? साहिल ने उसे गुस्से से कहा और मुंह फेर लिया। उसकी बातों से कहीं कुछ टूट गया था अंबर के दिल में। उसने खुद पर काबू पाते हुए कहा, बस इतना ही फर्क पड़ा है तुम्हें साहिल? अंबर की आंखें छलकने को बेताब थीं। हाँ तो और तुम मुझसे क्या सुनना चाहती हो? कि मैं तुमसे कहूँ कि उस रात के बाद मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है? साहिल ने उसकी तरफ व्यंग से देखकर कहा। तो अंबर की आंखें छलक उठीं। ओह कम ऑन अंबर, मैं तुम्हें इतना बेवकूफ़ और इमोशनल नहीं समझता था। भूल जाओ उन सब बातों को, उस रात को, उसमें याद रखने जैसा कुछ भी नहीं है, साहिल ने बेरुखी से कहा। तुम्हारे लिए भूलना आसान होगा साहिल, तुम्हें बेशक ना हुई हो, पर मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। और अब तो चाह कर भी मैं वो सब नहीं भूल सकती, क्योंकि अंबर की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी साहिल चीख पड़ा। ओ शट अप अंबर, पागल हो गई हो क्या? और तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? साहिल नाम है मेरा,
तुम्हारे जैसी न जाने कितनी लड़कियां हर वक्त मेरे आसपास फिरती हैं और मैं उन्हें घास भी नहीं डालता, और तुम क्या चीज हो? हाँ, तुमसे तो मैंने नफरत की है, हमेशा शदीद नफरत। भूल गई हो क्या? और थप्पड़ मारा था ना तुमने मुझे, तो समझो ये उसका बदला था। हिसाब चुकता हो गया। और मैंने तुम्हारे साथ एक रात क्या बिता ली, तुम मुझ पे हक जताने आ गई हो। हाउ डेयर यू! ये सब तुम्हारे लिए मैटर करता होगा, मेरे लिए नहीं, समझी तुम मेरी जिंदगी में एक गलती से ज्यादा कुछ नहीं हो अंबर मदान। और हाँ, अगर तुम्हें उस गलती की कीमत चाहिए तो बता दो, तुम्हारे साथ एक रात बिताई है, इतना तो हक बनता है तुम्हारा, पर इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। साहिल ने एक एक शब्द चबाते हुए कहा। उसकी बातों ने अंबर के दिल को झकझोर के रख दिया। उसकी आंखें दुख और अफसोस से झलक उठी। उसने अपनी आंखों को बेरहमी से रगड़ा और साहिल की तरफ देखकर बोली, साहिल तुम्हें पता है, तुम्हारे करीब आने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं बस तुम्हें नापसंद करती थी, पर कभी नफरत नहीं की थी मैंने तुमसे। पर आज तो गाली तुमने मुझे दी है, मेरी और मेरे प्यार की कीमत लगाकर। मेरा वादा है तुमसे, मैं जब तक जिंदा रहूंगी तुमसे सिर्फ और सिर्फ नफरत करूंगी, और तुम मुझे क्या उस रात की कीमत दोगे? जो कीमत मुझे मिलनी थी मिल चुकी है, जो सजा मिलनी थी मिल चुकी है। मोहब्बत के बदले मोहब्बत भले ना हासिल हो, पर जो धोखा देता है उसे धोखा ही मिलता है, जो आज मुझे मिला है। जाओ साहिल गुजराल, आज से मैं तुम्हें हर इल्जाम से आज़ाद करती हूँ, और वादा है मेरा आज के बाद तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगी। कहते हुए अंबर ने दरवाजा खोला और आंखों में आंसू लिए उस रूम से बाहर चली गई। क्या बताऊं कैसा खुद को दरबदर मैंने किया, ताउम्र किस किस के हिस्से का सफर मैंने किया। तुम तो नफरत भी ना कर सकोगी उस शिद्दत के साथ जिस बला का प्यार तुझसे बेखबर मैंने किया। सोचते हुए साहिल ने दर्द से अपनी आंखें बंद कीं और अपना हाथ दीवार पर पूरी शिद्दत से दे मारा और बिलख कर रो दिया अपनी बेबसी पर। जिंदगी में उसे बहुत कम लोग ऐसे मिले थे जो उसके दिल के करीब थे, जिन्हें वो अपना मानता था, जो उसके दिल के जख्मों पर मरहम बने थे, और ये सब उसके लिए उन लोगों में से एक था। उसका जिगरी दोस्त, उसके सुख दुख का साथी, उसका हमदर्द। वो ऋषभ के लिए दुनिया भी छोड़ सकता था। फिर अंबर क्या थी? वो अपने दोस्त से उसकी सबसे कीमती चीज, उसकी बचपन की मोहब्बत कैसे छीन सकता था? साहिल के दिल पर अंबर ने उसी दिन अपना असर छोड़ दिया था जिस दिन डांस करते वक्त वो उसके करीब गया था। उस दिन के बाद से वो कभी अंबर को अपने दिल दिमाग से निकाल नहीं सका था। वो जब भी उसके सामने आती साहिल की धड़कनों को बढ़ा देती। वो जानता था कि अंबर उसे पसंद नहीं करती, वो कभी उसके दिल की हालत नहीं समझेगी। और दूसरी तरफ उसका दोस्त था जिसकी मोहब्बत थी, वो साहिल तो पहले ही अंबर के ख्याल को अपने दिल से निकाल चुका था। पर शायद किस्मत को उसकी इस नाकाम मोहब्बत में कुछ और जख्म देने बाकी थे। उस रात की सूरत में उस दिन के बाद साहिल ऋषभ और अंबर की जिंदगी से हमेशा के लिए बहुत दूर लंदन चला गया अपनी आगे की पढ़ाई के लिए। उसने सबसे ही कांटेक्ट खत्म कर लिए थे। हाँ, कुछ महीनों बाद एक दिन उसे धीरज की एक रैंडम मेल आई थी उसका हालचाल पूछने के लिए, जिससे उसे पता चला था कि ऋषभ ने अंबर से शादी कर ली है। वो उस वक्त उनकी इतनी जल्दी शादी पर हैरान हुआ था, क्योंकि ऋषभ के अपने करियर को लेकर बहुत सारे सपने थे जिन्हें वो पूरा करने के बाद ही अंबर से शादी करना चाहता था। पर फिर भी इस खबर ने साहिल के दिल को एक सुकून दिया था। वो जानता था कि ऋषभ का प्यार एक दिन अंबर के दिल से उसके धोखे और नफरत को भुला देगा। अंबर के जाने के बाद साहिल की जिंदगी में बहुतों ने दस्तक दी, जिसमें से एक पायल भी थी, पर उसने फिर भी किसी के लिए भी अपने दिल का दरवाजा नहीं खोला। न अंबर से पहले उसे किसी से मोहब्बत हुई थी और न अंबर के बाद वो किसी को भी उसकी जगह दे पाया। उसने अपने आप को बिल्कुल बदल लिया था। पढ़ाई खत्म होने के बाद बस काम ही उसकी जिंदगी थी। झोंक दिया था उसने खुद को अपने बिजनेस में। 5 साल बीत गए थे, पर साहिल उसी मोड़ पर खड़ा था जहां उस दिन अंबर उसे छोड़कर गई थी। और आज 5 साल बाद वो अंबर से दोबारा पार्टी में टकराया था, तो इतने साल बाद भी अंबर की आंखों में उसे अपने लिए वही नफरत और हिराकत नजर आई जो उस क्लासरूम से निकलते समय उसकी आंखों में थी। प्रेजेंट। साहिल, क्या बात है बेटा, जब से पार्टी से निकले हो बेचैन और परेशान लग रहे हो।
मुग्धा जी ने लौटते वक्त गाड़ी में उसे आवाज देकर पूछा, जो इतने सालों के बाद अंबर को अपने सामने देखकर घर लौटते वक्त उसे माजी में खो गया था। नहीं नहीं। तो साहिल उनकी आवाज पर हड़बड़ा गया, जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। वो भले ही मुग्धा जी से बात नहीं करता था, पर वो थी तो उसकी माँ ही, जो अपने बेटे के चेहरे के दर्द को पढ़ सकती थी। अगर कोई बात है तो मुझसे कह सकते हो बेटा, मुग्धा जी ने उसकी तरफ प्यार से देखते हुए कहा। साहिल ने खाली खाली आंखों से उनकी तरफ देखा। जब मुझे जरूरत थी तो आप नहीं थी मेरे पास। अब मुझे अपनी परेशानियों से खुद लड़ना आ गया है, इसलिए थैंक्स बट नो थैंक्स। उसने उन्हें रूखा सा जवाब दिया और खिड़की से बाहर देखने लगा। मुग्धा जी बस उसे देखती रह गईं, पर वो इतना जरूर समझ गई थी कि वहाँ कुछ तो ऐसा हुआ था जिसने साहिल को बेसुकून कर दिया था। सुबह हो गई थी और सूरज की किरणें अंबर के चेहरे को छू रही थीं, पर वो अभी भी नींद से बेहाल थी। पूरी रात वो पर्व को अपने सीने से लगाकर रोती रही थी। न जाने रात का वो कौन सा पहर था जिसने उसे अपने माजी से निकलकर नींद की आगोश में पहुंचाया था, और अभी भी शायद वो सोती ही रहती अगर लगातार दरवाजा पीटने की आवाज़ से उसकी नींद न खुली होती तो। अंबर ने उठकर दरवाज़ा खोला। हद करती हो अंबर, तुम भी कल पार्टी से भी अचानक चली आई और अभी तक सो रही हो। तुम्हें पता है ना, आज से ऑफिस में कितना काम बढ़ गया है, कितने सारे पुराने होल्ड प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करना है। आज तो पूरा दिन मीटिंग्स में ही बीत जाएगा, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। और तुम हो कि आराम से सो रही हो। जल्दी तैयार होकर बाहर आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। हमें पहले साहिल के ऑफिस चलना है। पायल ने एक ही सांस में अपनी बात पूरी की और वहां से चली गई। और साहिल का नाम सुनकर अंबर को एक बार फिर रात में हुई साहिल से मुलाकात याद आ गई। उसके दिल ने एक बार फिर दर्द महसूस किया। वो साहिल के सामने नहीं जाना चाहती थी, पर अब कर भी क्या सकती थी। वो चाहे या ना चाहे, उसे उसके साथ काम तो करना ही था। सो उसने खुद को मजबूत किया और फ्रेश होने वॉशरूम में चली गई। अंबर ने अपने बनाए बिल्डिंग मॉडल्स पर बोर्ड रूम में प्रेजेंटेशन दी, पर एक नज़र भी साहिल की तरफ नहीं डाली। वो जैसे उसके लिए वहाँ मौजूद ही नहीं था, जिसे साहिल ने महसूस तो किया पर नज़रअंदाज कर दिया। उसने भी खुद को पूरी तरह से नॉर्मल रखा हुआ था। वो इस सच से अच्छी तरह से वाकिफ था कि अंबर अब ऋषभ की वाइफ है, और जब वक्त था तभी उसने कदम पीछे ले लिए थे, तो अब तो उसका कोई हक भी नहीं बनता था। धीरे धीरे बीतते समय के साथ सब कुछ ठीक होने लगा था। जगमोहन जी की कंपनी मार्केट में अपने पुराने पोजीशन पर वापस आने लगी थी, और वो खुश थे कि उन्होंने वक्त रहते साहिल के साथ हाथ मिलाकर अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए एक अच्छा फैसला किया था। बस अब वो अपने अगले इरादे पर काम करने वाले थे। अंबर पर्व का स्कूल बैग सेट कर रही थी जब उसके कानों में जगमोहन और सरला जी की बातें पड़ी। वो सरला जी से साहिल और पायल के रिश्ते की बात कर रहे थे। उनकी बात सुनकर सरला जी ने कहा, आपने सोचा तो बहुत अच्छा है। साहिल मुझे भी बहुत पसंद आया। अब पायल की शादी की उम्र भी है और वो अंबर से बड़ी भी है। पर आपने पायल से बात की है इस बारे में? उन्होंने पूछा। नहीं, उससे मैंने अभी बात नहीं की है। सोचा पहले तुमसे विचार विमर्श कर लूं, फिर पायल से भी बात कर लूँगा। पायल और साहिल साथ पढ़े हैं, एक दूसरे को जानते हैं और आपस में उनकी अच्छी दोस्ती भी है। और पायल की ही वजह से उसने हमारे बिजनेस में इतनी मदद की है। मुझे नहीं लगता पायल को कोई ऐतराज होगा। जगमोहन जी ने कहा। अंबर बेटा, तुम क्या कहती हो? साहिल तुम्हें कैसा लगता है पायल के लिए? जगमोहन जी ने दूर खड़ी अंबर से ये पूछा तो वो कोई जवाब ना दे सकी, बस आंखें बड़ी करके उनकी तरफ देखने लगी। मैं तो कहूँगा पायल से इस बारे में तुम ही बात करो। तुमसे तो वो अपनी हर बात शेयर करती है। अगर उसे साहिल पसंद हुआ तो हम बात आगे बढ़ाएंगे। क्या कहती हो? अंबर का दिल किया कि उन्हें इस रिश्ते के लिए साफ इनकार कर दे। पायल की पसंद से वो वाकिफ थी, मगर फिर भी वो सारी जिंदगी साहिल को अपने बहनोई के रूप में अपनी आंखों के सामने नहीं देखना चाहती थी। नफरत थी उसे साहिल से। इसके अलावा भी कुछ वजह थी अंबर के पास जो उसकी बीती जिंदगी से जुड़ी थी, जिसकी वजह से वो नहीं चाहती थी साहिल का किसी भी रूप में उससे और पर्व से कोई रिश्ता हो। पर ये सब वो जगमोहन जी से नहीं कह सकती थी। ताऊ जी, आपका हर फैसला
पायल के लिए अच्छा ही होगा। अब मैं क्या कहूँ इस बारे में, मुझे लगता है आपको पायल से खुद बात करनी चाहिए, उसने बेमन से जवाब दिया। उसी रात जगमोहन जी ने पायल से इस बारे में बात की तो वो हैरान रह गई। वो जानती थी कि साहिल उसे शादी के लिए कभी नहीं मानेगा। लंदन में उसके साथ एमबीए करने के दौरान इतना तो वो जान गई थी कि साहिल के दिल में किसी और के लिए कोई जगह नहीं है, पर उसके दिल में कौन है ये बात पायल पर भी राज थी। पर उसने ये फैसला अपनी किस्मत पर छोड़ते हुए जगमोहन जी से साहिल के लिए हामी भर दी। साहिल बेटा, आप इस वीकेंड फ्री हो क्या? जगमोहन जी, जो कि साहिल के साथ किसी मीटिंग के सिलसिले में बाहर आए थे, उन्होंने लौटते वक्त उससे पूछा। जी अंकल, कुछ काम है कि आपको? साहिल ने सवाल किया। अरे नहीं बेटा, कोई ऐसा काम नहीं है, बस मैं चाह रहा था कि आप अपनी मम्मी को लेकर वीकेंड पर डिनर के लिए हमारे घर आओ, साथ बैठेंगे, थोड़ी गप्पे लड़ाएंगे, जगमोहन जी ने प्यार से कहा। उनकी बात सुनकर साहिल 2 मिनट सोच में पड़ गया कि उन्हें क्या जवाब दे, क्योंकि उसका और मुग्धा जी का रिश्ता इतना नॉर्मल नहीं था कि वो उन्हें लेकर कोई फैमिली गैदरिंग अटेंड करे, और दूसरा वो अंबर का भी सामना नहीं करना चाहता था। भले अब वो उसकी नहीं थी, पर फिर भी उसका आसपास होना ही साहिल के दिल में एक खलिश पैदा कर देता था। क्या सोचने लगे बेटा? जगमोहन जी ने पूछा। कुछ नहीं अंकल, एक्चुअली मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है, इसलिए वो कहीं आने जाने को अवॉइड करती हैं, साहिल ने उन्हें टालने के लिए कहा। अरे कोई बात नहीं बेटा, अगर मुग्धा जी नहीं आ सकती तो क्या हुआ, तो हम तो उनसे मिलने आ सकते हैं, फिर हम आपके घर आ जाते हैं वीकेंड पर, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो, जगमोहन जी ने समस्या का हल निकालते हुए कहा। अरे बिल्कुल अंकल, आपका जब दिल करे आ जाइए, साहिल ने हल्की मुस्कान के साथ उन्हें ऑफर किया। पर कहीं ना कहीं वो इस बात से बेचैन हो गया था जिसे उसने जाहिर नहीं होने दिया। साहिल ने उस रात डिनर के वक्त मुग्धा जी को उन लोगों के वीकेंड पर आने का बता दिया था, जिसे सुनकर वो काफी खुश हुई थी और थोड़ा हैरान भी। संडे के दिन साहिल अपने कमरे में आराम कर रहा था जब सर्वेंट ने उसे आकर मेहमानों के आने की सूचना दी। जब वो अपने कमरे से बाहर आया तो ड्राइंग रूम में मुग्धा जी सरला और जगमोहन जी के साथ बातों में लगी थी, और पर्व पायल की उंगली पकड़कर उसे पूरे हॉल में कभी इधर तो कभी उधर घुमा रहा था। पर्व आकर चुपचाप नानी के पास बैठो। सरला जी ने उसकी शरारतों से तंग आकर उसे आवाज लगाई तो मुग्धा जी खुश होकर उसे प्यार से देखने लगीं। साहिल भी अब तक आकर उन सब के साथ बैठ चुका था। उसने नजरें घुमाकर चारों तरफ देखा और अंबर को वहां ना देखकर ना चाहते हुए भी उसके दिल को मायूसी हुई थी। अंबर आज भी उसके दिल का सुकून थी। अंबर क्यों नहीं आई आपके साथ? अचानक पर्व को देखकर मुग्धा जी को ख्याल आया। भाभी जी, हमने तो उसे बहुत कहा साथ चलने को, पर नहीं मानी, कह रही थी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा आराम करना चाहती है, इसलिए हम पर्व को अपने साथ ले आए, जगमोहन जी ने बताया। ये तो आपने बहुत अच्छा किया, देखिए ना कितनी रौनक लगा दी है इसने, और सच कहूँ तो इसे देखकर मुझे साहिल का बचपन याद आ गया। आपको यकीन नहीं होगा, पर साहिल भी ऐसा ही दिखता था बचपन में, मुग्धा जी ने प्यार से पर्व के गाल को छूते हुए कहा। तो एकदम ही साहिल की नज़र उस पर पड़ी। हाँ, सच कह रही हैं आप, बचपन में सारे बच्चे एक जैसे ही लगते हैं, मासूम और प्यारे। सरला जी ने उनकी बात से इत्तेफाक रखते हुए हामी भरी। सरला जी पर्व के बारे में बातें कर रही थीं कि तब तक वो भागकर साहिल के पास आ गया। अंकल चॉकलेट दो ना, मम्मी ने बोला था। आपके घर में चॉकलेट वाला रूम है जिसमें ढेर सारी चॉकलेट हैं, तभी तो मैं आया हूँ। पर्व ने अपनी तोतली बोली में उसे डिमांड की तो सब उसकी मासूमियत पर हंसने लगे और साहिल ने प्यार से उसे अपनी गोद में उठा लिया। अच्छा, आपको चॉकलेट बहुत पसंद है? साहिल ने उसके गाल पर किस करते हुए पूछा तो पर्व ने हाँ में गर्दन हिला दी। साहिल ने सर्वेंट को चॉकलेट लाने का इशारा किया और उसकी मासूम बातों में खो गया। मुग्धा जी ने उन दोनों को ऐसे देखा तो ना चाहते हुए भी एक ख्वाहिश ने उनकी आंखों को नम कर दिया। थोड़ी देर बातें करने के बाद
वो लोग डिनर के लिए डाइनिंग टेबल पर आ गए। भाई साहब, बहुत अच्छा लगा कि आज आप अपने परिवार के साथ यहाँ आए। मुग्धा जी ने कहा, दरअसल भाभी जी, आज मैं यहाँ आपसे कुछ मांगने आया हूँ, इस उम्मीद से कि आप इनकार नहीं करेंगी। जगमोहन जी उनकी बातों पर उनसे कहा, अरे कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब, आप बताइए आपको क्या चाहिए। अगर मेरे बस में हुआ तो बिल्कुल आपका मान रखूंगी। मुग्धा जी ने बहुत ही अपनेपन से कहा, साहिल, आपका बेटा साहिल चाहिए हमें भाभी जी, उसे हम अपना बेटा बनाना चाहते हैं। साहिल और पायल अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे को काफ़ी समय से जानते हैं, इसलिए मुझे ख्याल आया कि क्यों ना आपसे इनके रिश्ते की बात करूं। जगमोहन जी ने जब अपने आने का मकसद बताया तो साहिल के हाथ खाना खाते खाते रुक गए। उसने अबाक होकर पायल की तरफ देखा, जैसे नजरों से पूछ रहा हो कि तुम तो सब जानती हो, फिर तुमने मना क्यों नहीं किया। पायल ने उसके नजरों के सवाल को पढ़कर अपनी पलकें झुका लीं, जिससे साहिल को गुस्सा आ गया। इससे पहले कि मुग्धा जी उनकी बात पर कुछ कहती, साहिल बोल पड़ा, आई एम सॉरी अंकल, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और आपको हर्ट नहीं करना चाहता, पर मैं पायल से शादी नहीं कर सकता। मेरे अपने कुछ पर्सनल रीजन हैं। मैं पायल को तो क्या, किसी भी लड़की से शादी नहीं करना चाहता, और इस बारे में बहुत पहले ही मैंने पायल को बता दिया था। मुझे लगता है आपको पहले इससे बात करनी चाहिए थी, साहिल ने दो टूक लहजे में कहा। साहिल का इस तरह साफ इनकार सुनकर बाकी सबके साथ जगमोहन जी भी अवाक रह गए। फिर भी उन्होंने खुद को कंट्रोल करते हुए पूछा, बेटा क्या तुम किसी और को पसंद करते हो? सॉरी अंकल, मैं आपको इसका जवाब नहीं दे सकता, ये मेरा पर्सनल मैटर है, साहिल ने कहा। जानता हूँ बेटा, पर जब तक मैं अपनी बेटी को इनकार करने की कोई मुनासिब वजह नहीं जान जाता, तब तक मेरा दिल बेचैन रहेगा। इसलिए प्लीज मुझे बताओ कि तुम्हारे इनकार की क्या वजह है। जगमोहन जी ने मायूस होकर पूछा, जी अंकल, मैं किसी और को पसंद करता हूँ और अपनी जिंदगी में उसकी जगह मैं किसी को नहीं दे सकता। पायल मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और ये मेरे लिए बहुत मायने भी रखती है, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पर मैं इसे शादी करके इसकी जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकता, इसके अरमानों का गला नहीं घोट सकता। मेरे पास इसे देने के लिए कुछ भी नहीं है अंकल, और आप भी तो यही चाहेंगे ना कि पायल हमेशा खुश रहे। मुझे माफ़ कर दीजिए अंकल, अगर मैंने आपको हर्ट कर दिया हो तो। साहिल ने उनके मायूस चेहरे को देखकर नरमी से कहा, अरे कोई बात नहीं बेटा, शादी तो नसीबों का खेल है, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। किसी को पसंद करना तुम्हारा अधिकार है, तुम्हें इसके लिए मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक्स अंकल, साहिल ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा। अच्छा छोड़ो ये सब, ये बताओ तुम कनाडा जाने वाले थे ना, प्रोजेक्ट के सिलसिले में, उसका क्या हुआ? कब जाना है तुम्हें? जगमोहन जी ने माहौल को नॉर्मल करने के लिए बातों को दूसरा रुख कर दिया। बस अंकल, कल रात की फ़्लाइट है, आप देखिएगा ये डील हमें ही मिलेगी। हमारी टीम ने इस प्रोजेक्ट के लिए दिन रात मेहनत की है, साहिल ने बताया। ये तो अच्छी बात है, मैं प्रार्थना करूँगा कि तुम कामयाब होकर लौटो, जगमोहन जी ने कहा। और फिर डिनर करके हल्की फुल्की बातों के बाद वो लोग अपने घर आ गए। वहाँ से आने के बाद पायल सीधे अपने कमरे में गई और बिस्तर पर औंधे मुंह गिर पड़ी। एक आंसुओं का सैलाब था जिसे उसने इतनी देर से रोक रखा था। वहाँ जाते वक्त कहीं ना कहीं उसके दिल में एक उम्मीद थी जिसे साहिल ने बुरी तरह से रौंद दिया था। अगले दिन जब अंबर को साहिल के इनकार का पता चला तो ना चाहते हुए भी एक सुकून सा उसके दिल में उतर आया। उसे पायल के लिए बुरा तो लग रहा था क्योंकि वो साहिल के लिए उसकी फीलिंग से वाकिफ थी, पर फिर भी कहीं कोई अनजाना सा डर था उसके दिल में जो आज साहिल ने इनकार के साथ दूर हो गया था। उधर एक दिन बाद साहिल कनाडा के लिए निकल गया और अगले दिन मीटिंग खत्म होने के बाद वो हाथ में कॉफ़ी का मग लेकर एक खाली जगह पर बैठा अपने ही ख्यालों में कहीं गुम था कि तभी एक लड़की ने उसके हाथ के सामने कैमरा करते हुए पूछा, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मेरी और मेरे हस्बैंड की कुछ पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं प्लीज़? यस श्योर, कहते हुए साहिल ने मुस्कुराकर उसके हाथ से कैमरा ले लिया और क्लिक करने के लिए उस तरफ घूमा जहां वो लड़की अपने हस्बैंड के पास जा रही थी। सामने खड़े शख्स पर नजर पड़ते ही साहिल के चेहरे की मुस्कान एक पल में हवा हो गई। आप मेरी और मेरे हस्बैंड की पिक्चर क्लिक कर सकते हैं प्लीज?
और कुछ पल पहले बोला गया उस लड़की का जुमला याद आते ही साहिल के दिमाग में एक जोर का धमाका हुआ। वो बस अपनी जगह पर जम सा गया और वहीं सामने खड़ा शख्स आंखों में आश्चर्य लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसने साहिल के पास आकर उसे गले से लगा लिया। ओ माय गॉड साहिल, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे सामने खड़े हो। कहाँ गायब हो गए थे यार? कितना ढूंढा, कितने मेल किए, पर तुमने जवाब ही नहीं दिया। तुमने सोशल मीडिया अकाउंट भी डीएक्टिवेट कर दिया अपना। हद ही कर दी यार तुमने। इतने सालों के बाद ऋषभ साहिल को अपने सामने देखकर बस उससे शिकायतें की जा रहा था और साहिल के दिमाग में अभी भी उस लड़की का ऋषभ को अपना हस्बैंड कहना घूम रहा था। ऋषभ के हिलाने पर वो होश में आया। मीरा, इससे मिलो, ये मेरे कॉलेज का फ्रेंड है साहिल, उसने कहा। तो मीरा ने हेलो कहते हुए उसके सामने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। साहिल ने भी उसके हेलो का जवाब दे दिया। और साहिल, ये मेरी वाइफ है मीरा। ऋषभ ने जब अपनी वाइफ कहकर मीरा को इंट्रोड्यूस कराया तो साहिल एक बार फिर आश्चर्य से ऋषभ की तरफ देखने लगा। थोड़े ही वक्त में उसके दिल में अनगिनत सवालों ने जन्म ले लिया। मीरा इसकी वाइफ कैसे हो सकती है? क्या अंबर को इस बारे में पता है या ये उसे धोखा दे रहा है? पर ऋषभ अंबर के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? साहिल का दिमाग अब उलझने लगा था। अरे कहाँ खो गए? ऋषभ की आवाज पर वो फिर चौंका। कुछ नहीं यार, बस थोड़ा सरप्राइज था तुझे यहाँ ऐसे देखकर, कहते हुए साहिल की नज़र मीरा पर पड़ी। वो ना चाहते हुए भी अपने चेहरे पर आते जाते भावों को ऋषभ से छुपा नहीं पाया, जिसे ऋषभ ने तुरंत महसूस कर लिया। ऋषभ ने गाड़ी की चाबी मीरा को देते हुए कहा, मीरा तुम घर चली जाओ, मुझे मेरा दोस्त आज बहुत सालों बाद मिला है, बहुत सी बातें करनी है इसके साथ, मुझे आने में देर हो जाएगी। अरे ये क्या बात हुई? आप अपने दोस्त को अपने घर लेकर नहीं जाएंगे? साहिल आप प्लीज घर चलिए हमारे साथ, वहाँ आप दोनों की बातें भी हो जाएंगी और अच्छा सा डिनर भी, मीरा ने ऑफर करते हुए कहा। पर ऋषभ जानता था कि साहिल की आंखों में जो सवाल है उसका जवाब वो मीरा के सामने नहीं दे सकता, इसलिए उसने तुरंत कहा, अरे घर भी लेकर आऊँगा इसको, पर कुछ टाइम तो हमें अकेले एंजॉय करने दो। अच्छा बाबा, जैसी आपकी मर्जी, मीरा ने कहा और उन्हें बाय करके पार्किंग की तरफ चल पड़ी। और ऋषभ साहिल को लेकर पास के ही एक कैफे में आ गया। अच्छा बता क्या ऑर्डर करूं तेरे लिए? ऋषभ ने पूछा। कुछ भी ऑर्डर कर दो जो तुम्हारा दिल करे, साहिल ने बेजारी से कहा। ऋषभ ने एक गहरी नज़र उसके चेहरे पर डाली और फिर ऑर्डर करने के बाद आकर उसके साथ बैठ गया। क्या हुआ साहिल, इतने चुपचाप क्यों हो? तुम्हें खुशी नहीं हुई मुझे इतने सालों बाद देखकर? ऋषभ ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। तुम्हें अंबर के साथ देखता तो शायद मुझे ज़्यादा खुशी होती। तुम उसे और अपने बेटे को वहाँ छोड़कर बिजनेस के नाम पर यहाँ दूसरी शादी रचाकर बैठे हो। ये सब क्या है ऋषभ? कौन है ये मीरा और क्या कर रही है ये तुम दोनों के बीच में? साहिल की आंखों में उसके लिए गुस्सा था। साहिल की बात सुनकर ऋषभ के मुस्कुराते चेहरे पर अब खामोशी छा गई थी। तुम मिले हो अंबर और पर्व से? ऋषभ ने पूछा। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तुम तो जान देते थे ना उस पर, प्यार करने का दावा करते थे, फिर उसे इतना बड़ा धोखा क्यों दे रहे हो? अगर तुम्हें यही करना था तो क्यों थामा था उसका हाथ? बोलो। साहिल की आंखों में एक दर्द था जिसे वो चाह कर भी छुपा नहीं सका। अच्छा जान सकता हूँ तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं? तुम्हें तो उससे जन्मों का बैर था ना, तो अब खुशी मनाओ कि उसके साथ ये सब हो रहा है। क्यों सुकून नहीं मिल रहा तुम्हारे दिल को? कहते हुए ऋषभ ने उसके चेहरे पर अपनी नजरें गड़ा दी, जैसे वो उससे कोई एतराफ़ कराना चाहता हो। उसकी बातों ने अब साहिल को गुस्सा दिला दिया था और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। सॉरी, पर अब मैं और यहाँ नहीं रुक सकता। आज तुमसे मिलकर मुझे बहुत अफसोस हुआ है ऋषभ। मुझे आज पता चला कि मोहब्बतों का दावा करने वाले कितने खोखले होते हैं। अरे तुमसे लाख गुना अच्छी मेरी नफरत थी, जिसने इतने सब के बाद भी कभी उसके लिए बुरा नहीं चाहा। नफरत? ओह रियली? एक फीकी सी मुस्कान ऋषभ के होठों पर तैर गई, जिसने उसकी आंखें नम कर दी। तेरी सो कॉल्ड नफरत ने हम दोनों को कहीं का नहीं छोड़ा साहिल। काश कि तेरा ये नफरत का दावा
खोखला ना होता। काश कि तुमने एक बार मुझ पे भरोसा किया होता। ऋषभ ने कहा। तो साहिल के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो बस एकटक उसके चेहरे को देखने लगा। मैंने उसका हाथ इसलिए थामा क्योंकि तूने उसे छोड़ दिया, और जब चला ही गया था उसकी जिंदगी से तो पूरी तरह से क्यों नहीं गया, क्यों रह गया उसके अंदर एक। ऋषभ कुछ कहना चाहता था लेकिन उसने अपने होठ भींच लिए। एक वादा था जिसने उसे रोक दिया। उसने बेबसी से साहिल की तरफ देखा और कुछ पल के लिए नजरें झुका लीं। साहिल के बहमो गुमान में भी नहीं था कि उसे एक दिन ऋषभ के सामने किसी मुजरिम की तरह बैठना होगा। उसने तो ये सब किया ही ऋषभ की दोस्ती के लिए था। अपने प्यार पे उसने दोस्ती को तरजीह दी थी, पर फिर भी आज वो इसका दोस्ती दोनों के कटघरे में था। आंसुओं ने आज उसकी आंखों को एक बार फिर से नम कर दिया था। ऋषभ की बातों ने साहिल को उसके सामने शर्मिंदा कर दिया था। उसने कभी नहीं चाहा था कि उसकी वजह से अंबर और ऋषभ की जिंदगी में दरारें आएं। उसकी गलती की सजा ऋषभ अंबर को दे रहा था। ये सोचकर ही साहिल का दिल तड़प उठा। उसने ऋषभ की तरफ देखकर कहा, मुझे माफ कर दो ऋषभ, शायद मैं ही तुम्हारी दोस्ती के लायक नहीं था। क्या हुआ, क्यों हुआ, मैं कैसे तुम दोनों के बीच आ गया, अब इस बात पे सफाई देने का कोई मतलब नहीं है। वक्त इन सब बातों से बहुत आगे निकल चुका है। पर अगर आज भी तुम्हें मुझ पे जरा सा भी यकीन हो तो इतना कहूँगा कि मैंने कभी अंबर को तुमसे छीनने की कोशिश नहीं की। मैं तो उसी वक्त तुम दोनों की जिंदगी से बहुत दूर चला गया था। ऋषभ प्लीज, तुम अंबर को इस तरह धोखे में रखकर उसे सजा मत दो। जो भी हुआ उस वक्त बस हालात ही ऐसे बन गए थे, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। लौट जाओ उसके पास, बहुत अकेली है वो। और पर्व, इन सब में उसका क्या कसूर है? वो तो तुम्हारा बेटा है ना। उसे किस बात की सजा दे रहे हो? क्यों यहाँ एक अलग दुनिया बसाने से पहले एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा तुमने? साहिल ने तड़प कर कहा। उसकी बातों पर ऋषभ उसे गौर से देखने लगा। तुम्हारी ये तड़प अंबर के लिए है या पर्व के लिए? ऋषभ ने पूछा। तो साहिल हैरान हो गया उसके सवाल पर। अरे ऐसे क्या देख रहे हो, कुछ पूछा है तुमसे, जवाब दो, ऋषभ ने कहा। वो जैसे उससे कुछ जानना चाहता था। तुम्हारी इन बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो खुश रहे अपनी जिंदगी में। तुझ पे यकीन था मुझे कि तू अपनी मोहब्बत से सब कुछ पहले जैसा कर देगा, अंबर को खुश रखेगा। पर शायद मैं गलत था। मुझे नहीं पता था कि तुम उसे बदला लेने पर उतर आओगे। कहते हुए साहिल उठकर वहां से जाने लगा। वो अभी 2 कदम आगे ही बढ़ा था, तभी पीछे से ऋषभ की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। मैंने अंबर को कोई धोखा नहीं दिया है और न ही उससे कोई बदला ले रहा हूँ। और जब तुमने उसके बारे में इतनी जानकारी हासिल कर ही ली है कि वो कहाँ है और उसका एक बेटा भी है, फिर तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए था कि मेरा और अंबर का डिवोर्स हुए 3 साल हो गए हैं। नहीं है अब वो मेरी वाइफ। ऋषभ की कही बातें गर्म शीशे की तरह साहिल के कानों में पड़ी। आंखों में अचरज लिए उसने घूमकर उसकी तरफ देखा और वापस आकर उसके सामने बैठ गया। उसकी आंखों में हजारों सवाल थे जिन्हें पढ़ते हुए ऋषभ ने कहा, नहीं साहिल गुजराल, तुम किसी गलतफहमी में मत रहना। वो आज भी तुमसे उतनी ही नफरत करती है जितनी तुमने उसके दिल में भरी है, और उसे करनी भी चाहिए क्योंकि तुम ये डिजर्व करते हो। मोहब्बत से बेवफाई करने वालों को कभी कहीं सुकून नहीं मिलता। देखो खुद को, आज भी तड़प रहे हो तुम। क्या मिला तुम्हें ऐसे मुंह छुपाकर भागने से? बोलो। आबाद हो गई उसकी जिंदगी। हाँ। ऋषभ की बातों से साहिल की आंखें एक बार फिर छलक पड़ी। जब तुमने उसे शादी कर ही ली थी तो निभाया क्यों नहीं? क्यों छोड़ दिया उसे बीच रास्ते में? साहिल ने आंखों को साफ करते हुए पूछा। शादी तो करनी ही थी, तूने कोई रास्ता जो नहीं छोड़ा था। कहते हुए ऋषभ ने एक बार फिर खुद को संभाला। मैं तो सारी जिंदगी निभा लेता मोहब्बत जो करता था उससे, पर शायद वो मुझसे भी ज़्यादा चाहती थी, तभी तो उसने आज़ाद कर दिया मुझे एक ऐसे रिश्ते से जिसमें हम दोनों कभी थे ही नहीं। ऋषभ ने अंबर को याद करके अपनी आंखें साफ की। उसने कहा, और तुमने मान लिया उसकी बात? अपने बेटे के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? कितना छोटा है वो, कैसे रहेगा तुम्हारे बिना? तुमने जल्दी कर दी ऋषभ। थोड़ा और वक्त देते तो शायद सब कुछ ठीक हो जाता तुम दोनों के बीच। साहिल ने अफसोस से कहा। ठीक होने की गुंजाइश वहाँ होती है जहाँ कुछ बिगड़ा हो, और जब आपका गुजरा हुआ वक्त हर पल आंखों के सामने हो तो कहाँ मुमकिन है किसी और का हाथ थामना।
अपनी गहरी बातों से ऋषभ न जाने क्या कहने की कोशिश कर रहा था, जिसने साहिल को उलझा कर रख दिया। अगले ही लम्हे ऋषभ अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अच्छा यार, चलता हूँ, अब मुझ में और हिम्मत नहीं है अतीत को कुरेदने की, कहकर ऋषभ जाने लगा तो साहिल उसे बस खाली खाली आंखों से देखता रहा। 2 कदम आगे जाकर ऋषभ फिर पलटा। साहिल साहिल जो अपनी सोचों में गुम था, उसकी आवाज़ पर उसे देखने लगा। साहिल, बच्चे बहुत मासूम होते हैं, उनके पास हर तड़प का इलाज होता है। तुम वापस जाकर एक बार पर्व को अपने सीने से जरूर लगाना, तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा, हर तड़प मिट जाएगी। कहते हुए ऋषभ ने आकर तेजी से उसे गले लगाया और फिर तेज कदमों से वहां से चला गया। ऋषभ के आखिरी जुमले को साहिल ने एक बाप का अपने बेटे के लिए प्यार समझ लिया और दोबारा से अंबर उसके जहन पर सवार हो गई। साहिल कनाडा से लौटने के बाद पूरे 1 हफ्ते तक ऑफिस नहीं गया। उसका दिल ही नहीं लग रहा था। इन बीते सालों में कितना कुछ खो दिया था उसने, जो अब शायद उसे कभी हासिल नहीं हो सकता था। अंबर की आंखों में अपने लिए बेगानगी और नफरत को वो पहले ही महसूस कर चुका था। वो जानता था कि अंबर उसे अब कभी वापस नहीं मिलेगी और पायल का रिश्ता ठुकरा देने के बाद तो अब ये नामुमकिन था। वो किस मुंह से अंबर के लिए बात करता। कुछ दिन बाद साहिल अपने ऑफिस के बोर्ड रूम में बैठा था। आज मीटिंग चल रही थी, पर उसकी नज़र सिर्फ अंबर के चेहरे पर थी। आज ना चाहते हुए भी वो खुद को अंबर को देखने से रोक नहीं पा रहा था, जिसे कुछ ही देर में अंबर ने भी महसूस कर लिया था। उसने नागवारी से साहिल की तरफ देखा। मिस्टर साहिल, आई थिंक आज आपका मूड नहीं है मीटिंग करने का, काफ़ी डिस्टर्ब लग रहे हैं आप। अंबर ने सख्त आवाज़ में साहिल की तरफ देखकर कहा तो वो सकपका गया। नो, आई एम टोटली फाइन, यू कैरी ऑन प्लीज। कहते हुए साहिल ने अंबर की तरफ देखा, जिसकी आंखों में उसके लिए गुस्सा था। साहिल का अंबर को ऐसे बिना पलक झपकाए देखना पायल ने भी नोटिस किया था, जिसका कहीं ना कहीं उसे बुरा लगा था। कुछ देर बाद मीटिंग खत्म होने पर, अंबर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, साहिल ने बोर्ड रूम से बाहर जाती अंबर को आवाज़ देकर रोते हुए कहा। पर मुझे कोई शौक नहीं है आपसे किसी भी तरह की कोई बात करने का, ना पर्सनल ना प्रोफेशनल। आपके जो भी डाउट हैं पायल को बता दीजिए, मैं क्लियर कर दूंगी। कहते हुए वो उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद करके चली गई। साहिल ने आंख बंद करके अपनी मुट्ठी भींच ली। कितनी मजबूत दीवार बना रखी है अंबर ने अपने इर्द गिर्द, कैसे हटा पाएगा वो उसके दिल पर सालों से जमी उस बर्फ को। साहिल दीवार से लगकर सोचने लगा। मुग्धा जी कई दिनों से साहिल के अंदर इस खामोशी को महसूस कर रही थीं। उन्हें अब साहिल की आंखों में खुद के लिए नफरतें और बेजारी से ज़्यादा एक अजीब सी खामोशी दिखने लगी थी। पहले जब साहिल कुछ पल के लिए भी उनके साथ होता था तो हमेशा उन्हें उनकी गलती का एहसास करवाता था अपने रूखे बर्ताव से। पर अब कई दिन हो गए साहिल ने ना तो उनसे कोई बात की थी और ना ही उन्हें अपनी बातों से हर्ट किया था, जो मुग्धा जी को अब बेचैन कर रहा था। आखिरकार उन्होंने उसकी इस बिखरी हुई हालत की वजह जानने का फैसला किया और डिनर के बाद एक रात उसके कमरे में आ गईं। साहिल उस वक्त दीवार के एक कोने से पीठ लगाकर बैठा हुआ अपने कमरे से बाहर आसमान को देख रहा था। मुग्धा जी बिना नॉक किए ही अंदर आ गईं और उसे इस हालत में देखकर तड़प उठीं। कौन कह सकता था कि ये उनका वही बेटा था जिसका डंका बिजनेस की दुनिया में तो बज रहा था, पर उसकी खुद की दुनिया एक जलते हुए रेगिस्तान की तरह थी। साहिल वो भरी आंखों से बाहर को देख रहा था। जब उनकी आवाज़ पर उनकी तरफ देखने लगा, साहिल नहीं चाहता था कि कोई उसे इस तरह कमजोर पड़ते देखे। उसने तुरंत अपनी आंखों को रगड़ा और नागवारी से उनसे पूछा, आपको किसने कहा है यहाँ आने को? क्यों आई हैं आप यहाँ? अपने बेटे को देखने आई हूँ। जानना चाहती हूँ कि ऐसा कौन सा दर्द है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है, जिसकी वजह से तुमने मुझे दर्द देना छोड़ दिया है। भले नफरत से ही सही, पर मुझसे बात तो करते थे। अब तो मैं तुम्हारी उस नफरत के लिए भी तरस गई हूँ, तो सोचा चलकर तुमसे ही पूछ लूँ। मुग्धा जी ने उसका चेहरा देखते हुए कहा, उसकी वजह यह है कि अब मैं आपको अपनी नफरत के काबिल भी नहीं समझता। जाइए आप यहाँ से। साहिल ने गुस्से से कहा, तुम्हें मुझसे जो कहना है कह लो, माँ हूँ मैं तुम्हारी। पर साहिल, मेरे बच्चे
प्लीज मुझे बताओ ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम्हें इस हाल में पहुंचा दिया है। मुग्धा जी ने उससे जानने की कोशिश की। आपने पहुंचाया है मुझे इस हाल में। जो कड़वाहट आपने मेरे अंदर भरी है उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अपने ही हाथों खुद को बर्बाद कर लिया है मैंने। अब जाइए और मनाइए अपनी जीत का जश्न और जाकर समेट लीजिए अपनी खुशियां अपने ही बेटे की बर्बादी पर, साहिल ने गुस्से से कहा और ना चाहते हुए भी आंसू उसकी आंखों से बह निकले। साहिल को इस तरह परेशान देखकर मुग्धा जी भी रो पड़ी और अचानक उन्हें वो बात याद आ गई जो साहिल ने जगमोहन जी से कही थी पायल के रिश्ते को इनकार करते वक्त कि अंकल मैं किसी और को पसंद करता हूँ। साहिल प्लीज मुझे बताओ कि वो कौन है लड़की जिसके लिए तुम्हारा दिल रो रहा है। मैं जाऊंगी उससे बात करने, उसे बताऊंगी कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। मैं लेकर आऊंगी उसे तुम्हारी जिंदगी में। मुग्धा जी ने उसका कंधा पकड़ते हुए कहा, आपको मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप बस इतना एहसान कीजिए मुझ पर कि यहाँ से चली जाइए, इससे पहले कि मैं आपके साथ कोई बदतमीजी कर दूं। कहते हुए साहिल वहाँ से उठकर बालकनी में आ गया। मुग्धा जी बस उसे नम आंखों से देखती रहीं और थोड़ी देर बाद उसके कमरे से बाहर आ गईं। एक उम्र बितानी है मुझे उसके बगैर और एक रात है कि मुझसे गुजरती नहीं। आसमान के उस चांद को देखकर साहिल सोचने लगा जो उसे अपनी तरह लग रहा था, बिल्कुल तन्हा। अगले दिन साहिल वॉशरूम में था जब कुछ फाइलें हाथ में लिए हुए पायल उसके ऑफिस में आई। वो उन्हें वहां पर रखकर उसका इंतजार करने के लिए सामने कुर्सी पर बैठने ही वाली थी कि तभी उसकी नज़र टेबल पर उल्टी रखी एक तस्वीर पर गई जो कि पेपर वेट से दबी हुई थी, जिसे शायद साहिल थोड़ी देर पहले देख रहा था। पायल ने एक बार तो खुद को रोका उसे उठाकर देखने से, ये सोचकर कि किसी की पर्सनल चीज को हाथ लगाना ठीक नहीं है, पर पता नहीं क्यों अगले ही लम्हे वो खुद को रोक ना पाई और तस्वीर उठा ली। पायल। साहिल लगभग चीखा ही था उसके हाथ में वो तस्वीर देखकर। उसने फौरन उसके हाथ से वो तस्वीर छीन ली। हाउ डेयर यू, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि बिना पूछे किसी की चीज को हाथ लगाना गलत है। वो न जाने पायल को और क्या क्या कहता रहा जिसे शायद वो सुन भी नहीं रही थी। वो अभी तक सकते के आलम में थी। उसने जो देखा था वो दिल ही दिल में उसे झुठला रही थी। पायल ने जब साहिल के पास रखी अंबर की तस्वीर देखी तो एक पल के लिए उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। एक लड़की होकर भी उसने सामने से जाकर साहिल को उसके लिए अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया था, जिसे साहिल ने ये कहकर इनकार कर दिया था कि उसके दिल में कोई और है और पूरी जिंदगी वो किसी और को अपने दिल में जगह नहीं देगा। तो पायल ने इस बात को साहिल की मर्जी मानते हुए एक्सेप्ट भी कर लिया था। वो बस उसकी एक अच्छी दोस्त बनकर रह गई थी। पर आज साहिल का अंबर की तस्वीर को देखना और उसमें इंटरेस्ट लेना पायल को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो उन दोनों के पास्ट के बारे में भी नहीं जानती थी, इसलिए जब साहिल ने उसके हाथ से तस्वीर छीनी और इतना कुछ कह दिया तो पायल का सब्र जवाब दे गया। वो उस पर चीख पड़ी, ये सब क्या है साहिल? अंबर की ये तस्वीर तुम्हारे पास क्या कर रही है? मैंने जब तुम्हें प्रपोज किया था तो तुमने मुझे इनकार करने में एक मिनट भी नहीं लगाया था, ये कहकर कि तुम्हारे दिल में कोई और है जिसके अलावा तुम कभी किसी के नहीं हो सकते। तुमने तो मेरे पापा तक का लिहाज नहीं किया था, तो अब क्या हो गया तुम्हारी उस सो कॉल्ड मोहब्बत को? हाँ, जो अंबर की तस्वीर लिए बैठे हो, क्या कमी थी मुझ में और मेरे प्यार में साहिल, जो तुम्हारा दिल अंबर पे आ गया? तुम्हें और कोई नहीं मिला? एक बच्चे की माँ है वो। तुम्हें शर्म नहीं आई उस पर गंदी नज़र डालते हुए? तुमने सोचा भी कैसे उसके बारे में? हाँ, क्यों साहिल क्यों? वो लगातार चीखती हुई उसे सवाल किए जा रही थी। शट अप पायल, अपने अंदाजे लगाना बंद करो तुम। ऑफिस है ये मेरा, वो उस पर चिल्लाया। ओ यू शट अप साहिल, तुम क्या मुझे बेवकूफ़ समझते हो? क्या लगता है तुम्हें कि मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि किस तरह से पिछले कई दिनों से तुम अंबर से बात करने के बहाने ढूंढते फिर रहे हो? मीटिंग के टाइम हर वक्त तुम्हारी नज़रें अंबर के चेहरे पर रहती हैं। न जाने कितनी बार तुमने उसे रोककर बात करने की कोशिश की है और उसने तुम्हें मुंह भी नहीं लगाया है। कुछ भी मेरी नज़रों से छुपा नहीं है, समझे तुम? और क्यों कर रहे हो तुम ये सब? अब कहाँ हवा हो गया तुम्हारा वो प्यार जिसके लिए सारी ज़िंदगी कुर्बान करने को तैयार थे? और अगर नए रिश्ते की गुंजाइश थी तुम्हारे दिल में तो मुझे क्यों इनकार किया था? हाँ, और देखो जरा
पसंद भी कौन आई तुम्हें? वो अंबर। अरे जानते ही क्या हो तुम उसके बारे में? और वो भी छोड़ो, उसे अप्रोच करके देख तो लिया ना तुमने, किस तरह वो तुम्हें धुतकार कर आगे बढ़ जाती है। और एक तुम हो जो यहाँ उसकी तस्वीर लिए बैठे हो। इतने बेगैरत कब से हो गए तुम? साहिल बोलो, तुम उसे कभी हासिल नहीं कर सकते हो। पायल बस गुस्से में बोलती चली जा रही थी। अपनी बकवास बंद करो पायल, तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है। जो दिल में आ रहा है बोलती चली जा रही हो। तुम कुछ भी नहीं जानती हो, इसलिए बेहतर होगा चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ कि तुम मेरी दोस्त हो। अगर मुझे अंबर को हासिल ही करना होता तो आज वो मेरे घर में होती, और इसके लिए मुझे उसकी रजामंदी की जरूरत नहीं है। यू नो मी वेरी वेल कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। साहिल ने गुस्से में देखते हुए पायल से कहा, गलतफहमी है तुम्हारी मिस्टर साहिल गुजराल। एक बार तुमको भले ही शायद मैं ठीक से ना जान सकी हूँ, पर वो बहन है मेरी, बचपन से जानती हूँ उसे। कितनी जिद्दी है वो, जिसे एक बार वो नापसंद कर दे उसे मर के भी मुंह न लगाए। और तुम्हारी कितनी हैसियत है उसके दिल में वो तुम देख चुके हो। और तुम हो ही क्या चीज उसके लिए। हाँ, बस चंद महीनों पहले आए हो ना उसकी जिंदगी में। अरे उसने तो अपने पति, अपने दोस्त ऋषभ तक को छोड़ दिया, जो जान देता था उस पर, उससे इतना प्यार करता था कि उसके पेट में पल रहे किसी और के बच्चे तक को हंसकर अपना लिया। अपना नाम, अपनी पहचान, सब कुछ दे दिया ताकि दुनिया उस पर उंगली ना उठाए। ऋषभ के इतना प्यार देने पर भी अंबर उसकी ना हो सकी तो वो तुम्हारी क्या होगी? उसके ख्वाब देखना बंद कर दो और होश में आ जाओ, वरना खाली हाथ रह जाओगे। पायल गुस्से में सब कुछ भूलकर बस लगातार बोलती चली गई, बिना इस बात पर गौर किए कि उसकी बातों ने साहिल के चेहरे के रंग उड़ा दिए थे। उसके दिल दिमाग को एक झटका लगा था। क्या क्या कहा तुमने अभी? किसी और का बच्चा? इसका मतलब कि पर्व ऋषभ का बेटा नहीं है? साहिल के उस सवाल पर वो होश में आई थी, और तब पायल को एहसास हुआ कि उसने गुस्से में अपनी बहन के इतने बड़े राज को एक अनजान इंसान के सामने खोल कर रख दिया। तो उससे एक पल भी और वहां रुका नहीं गया। वो अगले ही पल साहिल की बातों का जवाब दिए बिना अपने आंसू पोंछते हुए उसके ऑफिस से बाहर आ गई। एक पछतावे ने उसे घेर लिया था। पायल के जाते ही पिछले कुछ वक्त में कही गई सबकी बातें साहिल के दिमाग में गूंजने लगीं। वो जब ऋषभ की नहीं हुई, जिसने उसके पेट में पल रहे बच्चे को अपना नाम दिया, तो पायल, आपको यकीन नहीं होगा पर साहिल भी बिल्कुल ऐसा ही लगता था बचपन में, मुग्धा जी। और जब पता चल ही गया था उसकी ज़िंदगी से, तो पूरी तरह क्यों नहीं गया? क्यों रह गया उसके अंदर एक? शादी तो करनी ही थी, तूने कोई रास्ता जो नहीं छोड़ा था। जब गुजरा हुआ कल हर वक्त आंखों के सामने हो तो कोई कैसे आगे बढ़े? वापस जाकर एक बार पर्व को अपने सीने से जरूर लगाना, तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। साहिल को अब ऋषभ की कही सभी बातों का मतलब समझ आने लगा था। तो क्या पर्व मेरा बेटा है? तो क्या उस रात के बाद अंबर ने कंसीव कर लिया था? ओ माय गॉड, ये मुझसे क्या हो गया? पर अगर ऐसा था तो उसने उस वक्त मुझे क्यों नहीं बताया? साहिल का सोच सोच कर दिमाग फटने लगा था कि तभी अंबर की वो आवाज़ उसके कानों में गूंज उठी, साहिल मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अब मैं चाह कर भी वो सब नहीं भूल सकती, क्योंकि तुम मुझे क्या उस रात की कीमत दोगे? जो सज़ा मुझे मिलनी थी वो मिल चुकी है। मैं तुम्हें बस उस रात की गलती की कीमत दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। और अचानक से साहिल को अंबर से ये कही वो घटिया बातें याद आ गईं। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बस चीखना चाहता था। उसने अपने दोनों कानों को हाथ से बंद कर लिया। लगातार गूंजती सबकी आवाज़ें अब उसे तकलीफ देने लगी थी। तन्हा बैठे सोच रहे हैं, दूर हुए तुम कैसे? खुद ही अपने दिल को मैंने आग लगा दी जैसे। वापस पिछड़ा ला दे कोई, लगता है जो कोई आज पर आया यार मना दे कोई। घंटों बीत गए थे। वो पत्थर की तरह अपनी जगह पर जम सा गया था। लगातार बजते फोन की आवाज़ पर वो होश में आया। फिर अचानक ही एक ख्याल उसके जहन में उभरा और वो वहां से निकलकर अपनी गाड़ी के पास आ गया। कुछ ही देर की ड्राइव के बाद
वो पर्व के स्कूल के सामने खड़ा था। वहाँ छुट्टी का टाइम हो रहा था और अंबर का ड्राइवर उसे लेने के लिए आ चुका था। थोड़ी देर में ही साहिल की नज़र सामने से आते हुए पर्व पर पड़ी। वो दीवानों की तरह अपनी गाड़ी से उतरा और जाकर उसे गोद में उठा लिया। आप तो वही चॉकलेट वाले अंकल हो ना? पर्व ने उसे पहचानते हुए मासूमियत से कहा तो साहिल की आंखें छलक उठीं। उसने हाँ में गर्दन हिलाते हुए तुरंत पर्व को अपने सीने से लगा लिया। ड्राइवर साहिल को जानता था, इसलिए उसने कोई ऐतराज नहीं किया। सच कहा था ऋषभ ने। पर्व को अपने सीने से लगाकर उसे एक अलग ही सुकून मिल रहा था, जैसे सूखे रेगिस्तान में बरसों के बाद बारिश हुई हो। अरे अंकल, आप रो क्यों रहे हो? आपका कुछ खो गया है क्या? उसने फिर एक बार अपनी तोतली भाषा में मासूम सा सवाल किया। हाँ बेटा, कुछ खो गया था, पर अब सब कुछ मिल गया है, साहिल ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा और उसके लिए लाई गई चॉकलेट उसके सामने रख दी। वाओ अंकल, इतनी सारी चॉकलेट! पर्व ने खुशी से अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर फिर कुछ सोचकर पीछे खींच लिया। क्या हुआ बेटा, आप ले क्यों नहीं रहे? है बेट नहीं, मम्मी गुस्सा करेंगी। अच्छा, और मम्मी गुस्सा क्यों करेंगी? साहिल ने पूछा। क्योंकि आप स्ट्रेंजर हो ना, इसलिए, पर्व ने तुतलाते हुए कहा। अरे मैं कहाँ स्ट्रेंजर हूँ, आप तो नाना के साथ मेरे घर आए थे ना, याद है ना आपको? साहिल ने पूछा तो पर्व ने हाँ में गर्दन हिला दी। तो अब तो हम फ्रेंड्स हुए ना, साहिल ने प्यार से कहा। तो पर्व ने स्माइल के साथ उसके हाथों से सारी चॉकलेट ले ली। उसके बाद साहिल ने उसे गोद में उठाया और उसकी गाड़ी में बिठाते हुए एक बार फिर उसका माथा चूम लिया। साहिल की आंखें अभी तक नम थीं। साहिल के दिल ने कब का मान लिया था कि पर्व उसका ही बेटा है, पर फिर भी अंबर के सामने जाने के लिए वो इस बात को कन्फर्म करना चाहता था। इसलिए उसने अपने एक फ्रेंड को फ़ोन लगाया जो एक हॉस्पिटल रन करता था। साहिल ने उससे अगले दिन पर्व के स्कूल में एक हेल्थ चेकअप कैंप लगाने को कहा, जिससे उसे डीएनए टेस्टिंग के लिए पर्व का सैंपल आसानी से मिल जाए। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।